नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियाँ जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। तो मेरा नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं आपको प्रैक्टिस सेट 28 लेकर के। तो सभी को यहाँ पर शाम में, रात्रि में देखते हैं आपको शाम 7:30 और 8 के बीच में एक प्रैक्टिस सेट आपको जाता है, जो कि 100% 101% आपके एग्जाम में भिड़ने वाले सारे प्रश्न है। तो आप यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप सभी को प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाएंगे। और देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि तुरंत बना करके आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस सेट 1 नंबर का आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है, आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। तो चले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है और उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 25वां है और बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका वीडियो, इसका जो क्लास है ना, क्लास आपको दे दिया गया है, इसका क्लास आपको दे दिया गया है रीजनिंग का, और चैप्टर वाइज आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, अब आज प्रैक्टिस सेट में कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां, ठीक है, ए है, ये बाएं से कितना पर है बताइए, 20वां स्थान पर है। ठीक है, और उसी पंक्ति में बी का स्थान जो है, बी का स्थान दाएं से 25वां है, तो बी इधर हो गया बी, और ये दाएं से चलेगा। ठीक है, दाएं से इसका कौन सा स्थान है, 25वां है। और कह रहा है कि बीच में, इसके बीच में 5 व्यक्ति हैं। बीच में देखिए 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें 2 तरह की संख्या बताने के लिए आपको बोलता है, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो अधिकतम बोलेगा और न्यूनतम बोलेगा। तो दोनों ही प्रश्नों को हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो अधिकतम संख्या बराबर क्या होता है, इसका देखिए नोट्स आपको हम यहाँ बना दिए हैं। तो देखिए, अधिकतम संख्या बराबर होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट, एल मतलब है लेफ्ट, आर मतलब है राइट और एम मतलब है मिडिल, यानी लेफ्ट, राइट और मिडिल को जोड़ दीजिएगा तो अधिकतम संख्या आपको निकल जाएगा। तो लेफ्ट 20, 25 और 5, मिडिल में 5 था, तो 20 और 25 कितना हो गया, 45 और 5 कितना हो गया, 50। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 50। तो इस तरह का प्रश्न रहे तो आप ऐसी बना लीजिएगा। ठीक है, अगला है, किसी पंक्ति में रमेश का स्थान जो है बाएं से 15वां, उसी पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 17वां और दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, अभी अधिकतम यदि पूछता तो आप लोग क्या करते, तो सब कोई तुरंत कीजिए। 15 और 17 कितना होता, 32 और 2 कितना होता, 34। अधिकतम पूछता तो 34 होता, लेकिन न्यूनतम पूछेगा तब का होगा। तो देखिए 30 होगा कि 32 होगा कि 28 होगा, 27 होगा। देख लीजिए यहाँ पर ट्रिक, न्यूनतम संख्या बराबर होता है, देखिए लेफ्ट प्लस राइट और माइनस
मिडिल प्लस टू, तो लेफ्ट कितना है 15, राइट कितना है 17 माइनस मिडिल में 2 है तो 2 + 2 हो गया, ठीक है। तो 15 और 17 हो गया 32, और 2 और 2 के कोष्ट वाला जोड़िएगा तो 4, अब 32 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 28, तो 28 आंसर होगा। तो अधिकतम और न्यूनतम में सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में शिला का स्थान बाएं से 15वां है, तो दाएं से शिला का स्थान बताइए। देखिए अगर एक ही व्यक्ति है तब उसका सूत्र आपको हम बता दिए हैं, शिले है, बाएं से भी शिला है और दाएं से भी शिला है, तो शिला का स्थान दाएं से बताना है और कुल दिया हुआ है। तो आपको सूत्र बताए थे, याद है? टोटल बराबर क्या बताया था, बताइए। टोटल बराबर बताया था लेफ्ट प्लस राइट और -1। अब एकरे में कभी टोटल दे देगा, लेफ्ट और राइट दे देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितना है बताइएगा। तो देखिए टोटल में आपका 40 था और लेफ्ट से स्थान कितना था, शिला का स्थान बाएं से 15वां है, तो लेफ्ट दे दिया है, और लेफ्ट प्लस राइट और माइनस होता है 1, यही होता है ना। तो 40 हो गया, 15 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा 14, और 14 के ने घटा दीजिएगा 40 में से 14, तब कितना बच जाएगा, तो 26 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 26। तो सूत्र एगो याद रखिएगा, जब एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से स्थान पूछ दे, दोनों तरफ से स्थान दे दे, कुल पूछ दे तो कुछ नहीं, जब एक ही व्यक्ति बाएं दाएं से दिख रहा है और उसका बताने के लिए बोल रहा है तो सीधे याद रखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1, ठीक है, यही होता है। अब इसी पर बैठा दीजिएगा। अगला देखिए, अगला है आपका रमेश एक पंक्ति में ऊपर से 12वें स्थान पर तथा रमेश नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए कुल पूछ दिया 27, 26, 25 या 24। अरे कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, फटाफट बनाइए। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, और लेफ्ट है कितना 12 और राइट है कितना 15, तो लेफ्ट 12 और 15 में 27 हो गया, और ओकरा में से 1 घटा दीजिएगा तो 26 आया, और 26 किस में है, बी में है। एकदम फटाफट मारिएगा, प्रैक्टिस सेट में आप लोग जितना स्पीड कीजिएगा उतने आपका आकलन में नंबर आने वाला है। तो आइए देखिए, शिला एक पंक्ति में आगे से 20वां, तो कर उल्टा क्या होता है, और पीछे से 15वां पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है जिसका स्थान आगे से और पीछे से या ऊपर से या नीचे से दिया हुआ है। तो टोटल बराबर क्या होता है, आपको बताया थे, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो लेफ्ट हो गया 20, राइट हो गया 15, 20 और 15 35 में से 1 घटाइए तो 34, और 34 कौन में है, डी में, ये राइट आंसर हो गया। अरे भैया फटाफट बताइएगा, सभी शिक्षकगण एकदम स्पीड हो जाइएगा, एकदम स्पीड। अब देखिए 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 150 है, 160, 140 है। देखिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि से सारे नोट्स दे दिए हैं, जो अभी तक नहीं परचेज किए हैं धोखा खा जाइएगा, इसलिए जल्दी जल्दी परचेज करके और सब तैयारी कर लीजिए। देखिए कह क्या रहा है, 5 वर्ष का मोहन है, मोहन 5 वर्ष का, यानी वास्तविक आयु मोहन के क्या चीज है, 5 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष, लेकिन 8 वर्ष के जैसा उसका मानसिक आयु काम कर रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, आपको सूत्र बताए थे। देखिए अब बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। तो मानसिक आयु कितना है बच्चा के बताइए, है बच्चा 5 साल के, लेकिन उसका मानसिक आयु काम कर रहा है 8 साल के, तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु में मोहन 5 साल के है, और इंटू में हो गया 100, और 5 विषय के हो गया 100, और 8 विषय के हो गया 160। अरे भैया 160 है इसका बुद्धि लब्धि, ऐसा एक व्यक्ति होता है, 100 में एक व्यक्ति होता है, 0.5% ऐसा बच्चा मिलता है जहाँ होता है, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र या सामान्य बुद्धि, ठीक है। तो ये जो होगा देखिए, अगर 110 से तक रहता तो सामान्य बुद्धि होता है, 110 से अधिक चल गया तो ये तीव्र बुद्धि में जाएगा, किस में जाएगा, तीव्र बुद्धि में चला जाएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र या सामान्य, ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा होगा, प्रतिभाशाली होगा, प्रखर बुद्धि का होगा या तीव्र बुद्धि का होगा, ठीक है। तो देखिए एक बच्चा जो जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह बच्चा जो है यहाँ पर सामान्य बुद्धि का होगा, किस बुद्धि का होगा, सामान्य बुद्धि का होगा। अब बुद्धि लब्धि के सब दे दिए हैं, एकदम नोट्स खरीदिए ना, पढ़िए ना, देखिए ना कितना अच्छा नंबर आता है। तो आप लोग नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन
लेकिन बहुत लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए। जिसको नया वीडियो मिला है वो तो एकदम यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न हम दे रहे हैं, जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इतने कम राशि में इतना अच्छा नोट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और आपको हम तैयारी भी करवा रहे हैं, बात करो की सुविधा दिए हैं। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, प्रखर है, मंद बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है? तो देखिए 90 से अधिक जो होता है वो मंद बुद्धि का हो जाता है। ठीक है, अगला है देखिए, जिस स्थान पर अस्थियां मतलब हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? अस्थि, संकीर्ण, संधि या कोई नहीं? तो जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है उससे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं संधि, उसको कहते हैं ज्वाइंट। ठीक है, अगला देखिएगा, एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियां होती है? 205, 206, 207 या 208? मारिए फटाक से, कौन में होगा? तो 206। ठीक है, अब देखिएगा, हमारे शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? बताइए जल्दी। स्टेप, फीमर, अंगुली या कोई नहीं? तो फीमर, इसको जांघ की हड्डी, ठीक है ना, जांघ की हड्डी फीमर होता है। अब देखिएगा, मनिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, फिर 45 डिग्री अपनी दाहिनी ओर मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? आइए देखिए, इसको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, मनिका है, ठीक है, यहाँ ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो पश्चिम की ओर है। अब उसके बाद 45 डिग्री, देखिए उत्तर और ये पश्चिम के बीच में कितना डिग्री का कोण बना है? समकोण है 90 डिग्री, लेकिन ये 45 डिग्री चलते, तो 45 डिग्री अगर बीचुए में ना आएगा, आधा आधा कटेगा तब ना बीचुआ में आएगा। और दाहिने ओर चलती है, एने चलेगी तो बायां होगा, एने चलेगा तो दाहिना, तो एने जाती है 500 मीटर। ठीक है, तो अब वो जो है किस दिशा में है? तो देखिए यहाँ पर मनिका आ गई, ये किस दिशा में हो रहा है? उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में या पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में, ये ना होगा, तो वह उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, चलिए, रमेश अपने घर से पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, अब वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में है? दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए जगह है, ये आ गया, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम जान गया, इधर गया तो इसके बीच में 90, तो ये पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त है, 90 डिग्री आया ना। अब फिर यहाँ के बाद वामावर्त मैंने बाएं से ही चलना शुरू किया, फिर यहाँ से 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ आएगा? यहाँ सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनता है ना, 180 डिग्री। तो वह किस दिशा में पहुंच गया बताइए? तो ये कौन सा दिशा पड़ रहा है आपको? तो ये दिशा आपका पड़ रहा है, कौन है? उत्तर है। ठीक है, तो उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने, अलग पर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक्करण, विरिक्तकरण, घुलनशील या सरलीकरण? तो किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने या अलग हम करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, देखिए पृथक्करण। क्या कहते हैं? पृथक्करण के नाम से जानते हैं। सब का नोट्स और वीडियो दे दिया गया है, सिर्फ हम शाम को आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस में कोई भी शिक्षक बंधु एब्सेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस सेट को बना लेंगे और कितना सही कर पा रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। किसी मिश्रण में से अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों को हाथ से चुन करके अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग विधि, हस्तचयन विधि, अवसादन विधि या चालन विधि? ठीक है, तो किसी भी मिश्रण में से हाथ से चुनना, देखिए हाथ से चुनना, हाथ माने हस्त हो गया, हस्तचयन विधि कहलाएगा, हाथ से चुनने वाला हस्तचयन, तो हस्तचयन विधि में चला जाएगा। ठीक है, अगला, चावल के दानों में से डंडल, कंकड़ को अलग किस प्रक्रिया के द्वारा अलग कर? देखिए चावल के दानों में अगर बहुत कम मात्रा में चावल, डंठल ये सब है तो उसको देखते होंगे जब महिलाएं खाना बनाती है तो उसको हम लोग फटकते हैं, तो वो फटकते हैं तो उसमें से कुछ कुछ छोटा छोटा होता है, हाथ से चुनियो लेते हैं, तो हाथ से चुन लेते हैं, एकरा लोकरा क्या कहेंगे? हस्तचयन विधि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हस्तचयन विधि, इसको हम लोग कह लेंगे। ठीक है, हस्तचयन विधि होता है। अब देखिएगा यहाँ पर डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए बार बार प्रश्न आता है, इसलिए हम भी आप लोगों को लेकर आते हैं। तो बोले थे एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो बताइए पढ़ने में ना कठिनाई हो रहा है, तो लक्ष्य से लक्सिया याद रखिएगा, लक्ष्य से लेक्सिया, तो लेक्सिया मैंने पढ़ने में ना गलती कर रहा था, तो ये पठन विकार में जाएगा। लक्ष्य से लक्सिया रखिएगा और ये पठन विकार में चला जाएगा, एकदम पठन विकार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया मानसिक विकार, गणितीय भाषा विकार या पठन विकार? तो आपको हम बताएं, लेक्सिया से जुड़ल कोई भी चीज़ है सीधे पठन विकार में मार दीजिएगा। ठीक है, राम सा को वाज पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है,
तो वो किस रोग से ग्रसित है? देखिए पढ़ने ही मैंने गलती कर रहा है, सा को वाज पढ़ पा रहा है, एने से पढ़ दे रहा है, तो पढ़ने में गलती किया मैंने पठन विकार, और पठन विकार मैंने लक्स साबुन से जुड़ल है तो लैक्सिया होगा, तो डिसलैक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलैक्सिया ना, क्या हो जाएगा? डिसलैक्सिया। अगला है जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशील, गैस में घुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं। तो जो पदार्थ पानी में घुलेगा मतलब जल में घुलेगा तो ओकरा हम कहेंगे जल में घुलनशील। क्या कहेंगे? जल में घुलनशील। जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं? जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं। तो जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसको हम लोग कहते हैं जल में अघुलनशील। क्या कहते हैं? जल में अघुलनशील। नमक किस में घुल जाता है आपको बताना है। नमक किस में घुल जाता है? तेल में, वसा में, जल में या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए नमक जो है वो किस में घुल जाता है? तो नमक आपको जल में एकदम घुल जाता है, इसलिए जल में घुलनशील है। अगला है मिट्टी का तेल किस में घुलनशील है? आप लोग कहते होंगे कि बड़ा फर्जरी करता है पेट्रोल टंकिया वाला ना, क्या करता है भाई? तो मिट्टी के तेल मिला देता है पेट्रोल में। सुने हैं कि ना सुने हैं? बहुत बार सुने हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मिट्टी के तेल ओकरा में घुलनशील है तबे तो मिलाता है, और नहीं घुलता तो थोड़े मिलाता। उसमें सरसों का तेल ना मिलाता। तो देखिए मिट्टी का तेल जल में घुलनशील है ना। मिट्टी का तेल जो है किस में घुलनशील है? पेट्रोल में। किस में घुलनशील है? पेट्रोल में। तब पेट्रोल में सब मिट्टी के तेल मिला के अब बेच दे रहा है, बेच रहा है ना। अगला, जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या कोई नहीं। तो देखिए मछली जो अपना श्वास लेती है वो फेफड़ा से, गिल्स से जो लेती है, तो वो क्या होता है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है। तब जलीय जीव जंतु जो होते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन रहती है तभी तो वो श्वास ले पाते हैं ना। तो जल में घुलनशील सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई गैस है तो आपका ऑक्सीजन है। वो आपका कौन सा चीज है? ऑक्सीजन है। जल में तैरने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्लावक, पलायन, घुलनशील या दाह्य पदार्थ। देखिए जल में तैरने वाले पदार्थ को हम लोग उत्प्लावक कहते हैं, और इसमें जो बल कार्य करता है उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे जब बाल्टी है ना, बाल्टी, तो बाल्टी के कुआं में डुबाइएगा तो वो बाल्टी भर जाएगा, और बाल्टी जब भर जाता है तो जिस समय पानी में रहेगा तो बाल्टी कैसा लगता है? तो एकदम हल्का लगता है। लेकिन जब उसको ऊपर लाते हैं तो कैसा लगे लगता है? पूरा भारी लगे लगता है ना। तो इस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये उत्प्लावन बल ही कार्य कर रहा होता है उस बाल्टी पर। अगला देखिएगा, चमकदार पदार्थ का उदाहरण है कागज, लकड़ी, तांबा या कपड़ा। इसमें कौन चमकदार पदार्थ है आपको बताना है। तो चलिए सभी को बता दीजिएगा फट से। तो तांबा है। चलिए आप लोग का भी आंसर सही है। पानी में तैरने वाली वस्तु है पत्थर, सूखा पत्ता, सिक्का या लोहा। कौन सा है जो इससे पानी में तैरेगा जी बताइए? पत्थर पानी में तैरेगा? ये जाके कट मानी नीचे बैठेगा। सूखल पत्ता पानी में नीचे जाएगा का? ना, ये ऊपरे तैरत रहेगा, ऊपर ही रहेगा। सिक्का पानी के नीचे, लोहा पानी के तली में बैठ जाएगा। यानी सूखा पत्ता जो है इसका राइट आंसर है, जो पानी में तैरता रहेगा। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, इसमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या प्लास्टिक। तो देखिए प्लास्टिक ऐसा है जो अचुंबकीय पदार्थ, अगर चुंबक अगर सामने रखिएगा तो इस प्लास्टिक को इससे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी लोहा, निकेल और कोबाल्ट कौन है? तो ये चुंबकीय पदार्थ है, और प्लास्टिक अचुंबकीय है। ठीक है, अगला देखिएगा, जो करेगा सो भरेगा यह किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या सर्वनाम। देखिए जो करेगा सो भरेगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब संबंध दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। तो इसको संबंधवाचक सर्वनाम में डालिएगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वो पास करेगा, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? जो पढ़ेगा वह पास करेगा। तो ये एक दूसरे में संबंध है कि पढ़ब तो पास करब, और नहीं पढ़ब तो नहीं पास करब, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं, अगर इसका डीपली क्लास चाहिए तो नोट्स खरीदिए और हमारे क्लास के जो साथ जुड़िए। एकदम डीपली 1 घंटा का वीडियो सब बनाया हुआ है, 1 घंटा के सब खरीदिए। ठीक है, और नोट्सों मिल जाएगा सब एक लाइन से। तो जो ना जुड़े हैं जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ आज हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी स्पीड में बना करके आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या कौन होता है? x होता है, उसका 3 गुना मतलब 3 गुना में 8 जोड़िए तो 8 जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ?
32, तो उस संख्या में बताइए ना। तो सीधे एक ले जाइए ना इधर, तो कितना हो गया 3x, इधर प्लस के इधर लेगा तो माइनस, अब 32 में से 8 घटाएं तो हो गया 24। अब यही काटिए, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे के 24, जब गुना में एने एने दोनों तरफ हो तो ऊपर ही काटिए। ऐसा ना कीजिए कि x बराबर 24, इतना लंबा बनाइएगा ना तो सब क्वेश्चन में छूट जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं ना है। तो जल्दी जल्दी अब प्रैक्टिस में जुड़िएगा। तो 3 अट्ठे 24, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो रहा है। ठीक है, 8 हो रहा है। चलिए अगला देखिएगा, किसी संख्या के 2/3 में से 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वो संख्या बताइए। बताइए जल्दी बताइएगा। किसी संख्या के 2/3, तो x गुने 2/3 में 5/2 घटाने माइनस कर दीजिएगा, -5/2 बराबर क्या होता है 3/2। क्या करेंगे बताइए ना। तो 2x/3 हो गया, अब बराबर में इसको यहाँ तो माइनस था तेने क्या हो गया प्लस हो गया, यानी 3/2, अब प्लस से हो गया 5/2। तो कितना हो जाएगा 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 2 होगा ना। और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि ना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8/2 यानी 4 बच गया। तो कितना बचा, तो 2x/3 बराबर कितना आ गया बताइए, 2x/3 बराबर 4 ना आ रहा है। तो तीन अब ऊपर ऊपर कट गया, ऊपर ऊपर 2 से, तो 2 दूनी 4, और नीचे से n गया, तो x बराबर क्या हो गया 6, यानी 6 एक आंसर होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी में बनाए होंगे तो देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। अब देखिए 3 2 6 5 8 7, 3 2 5 8, 3 6 5 8, इस तरह का एक सीरीज बनाया हुआ है। ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 8 है। आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपसे, क्या बोला जा रहा है, इसको पहले सीरीज बनाइए। श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है, तो ऐसे कितने 5 है, ठीक है, जिनके ठीक पहले, पहले मने एन ए और बाद मने एन ए, ठीक है। तो जिनके ठीक पहले, तो जिनके ठीक पहले 5 6, तो जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 8, तो ठीक बाद में 8 है। ऐसा कितना सीरीज है, यानी 658 कितना जगह लिखा हुआ है आपको चुनना है। ठीक है, तो 658 शुरू से देखना चालू कीजिए। 3 2 6 5 8, 658 एगो, फिर देखिएगा 3 2 5 8, 658 लेना है। कितना लेना है 658, देखिए इसमें भी 658 है। अब कहीं है 658 तो नहीं नजर आ रहा है, तो 2 गो ऐसा सीरीज था इसमें जिसमें इस शर्त को पूरा कर रहा था। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 10x प्लस 25xy का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 10x प्लस 25xy का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 5x प्लस वाई, 5 2x प्लस 5xy, 5x 2 प्लस 5y, कोई नहीं। चलिए 10x को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 5 गुने x लिख सकते हैं ना। अब प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने x गुने y। काम मिल रहा है दोनों में, तो देखिए दोनों में मिल रहा है, इहो में 5 और इहो में 5, तो 5 अलगे ले लीजिए। अब दोनों में क्या मिला, देखिए एकरो में x और एकरो में x, तो x ले लीजिए। जो मिला ओकरा घर के बाहर, और जो न मिला ओकरा घर के अंदर रहना पड़ता है, जो जो मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 2 बच गया। कितना बच गया 2, और इधर क्या बच गया x निकल ही गया, तो 5y बच गया, यानी 5x 2 प्लस 5y होगा। और ये आंसर किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी बनाइएगा। ठीक है, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर के गुणनखंड बताइए ना, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई सूत्र पर ये काम नहीं कर रहा है, ये कॉमन सिस्टम पर काम कर रहा है। तो कॉमन सिस्टम में जो जो मिलता है उसको ले लीजिए। तो देखिए ए बी सभी में है, तुम ध्यान दीजिए, ए बी सब में है, तो ए बी हम ले लिए। तो पहलका में क्या बच गया ए, इसमें ए कै गो है 2 गो, और बी एगो, तो एक गो ना ए बचा, ए बी तो निकल ही गया है, एगो ए बचा। इसमें ए एगो है, इसमें बी 2 गो है, तब एगो ए बी तो निकल ही गया है, तो ए निकल गया तब बी बचा, यानी ए बी 1 प्लस ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो 1 प्लस ए प्लस बी, ए बी 1 प्लस ए प्लस बी लेते हैं, तो ये राइट आंसर आपका होता है। आप इसमें चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भागे 4 ए बी सी का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए 36 है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बट्टे कितना है 4 ए बी सी। ए 2 गो है तो पावर में कटता है, तो एगो ए बचा। ए बी 2 गो है तो ए बी कट गया तो बी बचा। सी यहाँ 2 गो है तो एगो सी कट गया तो सी बचा, और 4 सी कटा 36 9 बार में, यानी 9 ए बी सी होगा। तो इस तरह से आप लोग फटाफट बनाइएगा। तो 9 ए बी सी किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया आपका। देखिए नीचे जो नोट्स परचेज करते हैं उनका बनाया हुआ है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर 9xy स्क्वायर जेड और भागा में 3xy जेड, 3 नीचे कर लीजिए, xy है 3xy है, तो 3 तिहाई के 9 3 हो गया। अब x एगो था तो x खत्म हो गया। अब y जेड है, ठीक है, तो नीचे y है, y 2 गो है, तो y एगो कटा तो एगो y बचा, तो y जेड क्या बचा आपके पास
YZ और यहाँ पर 3 है तो 3YZ, तो आंसर हो जाएगा 3YZ, यही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे भाग दे करके आप लोग जल्दी जल्दी बनाइएगा, सब आ जाएगा ना। श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करें, श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करें। 1, 2, 6, 12, 36, 72 दिया हुआ है, इसमें लुप्त पद में क्या आएगा? 108, 114, 180 या क्या कुछ आने वाला है आपको बताना है। तो देखिए लुप्त पद को देखिएगा तो 1 में 2 से गुना किया तो 2, और फिर 2 में 3 से गुना किया तो 6। अब देखिएगा बारी बारी से वही हो रहा है, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, और 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36, यानी एक बार 2 बार, एक बार 3 बार। तो अबरी 36 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया? 72। अब अबरी 72 में कितना से गुना करेंगे? 3 से करेंगे। तो 72 में 3 से गुना किए तो 2 तिया के 6 और 17 21, यानी आ गया 216। और 216 एक आंसर कौन में है? डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 216 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। श्रेणी में अगली संख्या क्या होगा आपको बताना है। श्रेणी में अगली संख्या क्या होगा? तो रीजनिंग एकदम आसान है, बस एकदम नजर से पकड़िएगा और रीजनिंग के नोट से ले लीजिएगा। तो 132, 127, 127, 122, 122, 117 का होगा भैया? तो 132 में से 5 गया तो 127, 127 में 5 घटाएं 122, 122 में 5 घटाएं तो 117, तो अगला फिर 5 घटाइए तो 117 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा? 112। और 112 कौन में है? सी में है, यही इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू या धौलागिरी? तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, इसका नोट्स भी दे दिया गया है आपको। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8832, 8848, 8123 या 7332। तो एक चीज आप जान जाइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ऐसे जो है पुराने किताब में आप देखिएगा तो 8848 मीटर ही मिलेगा, और सबसे ज्यादा ऑप्शन यही आता है 5000 एक बार। लेकिन कहीं कहीं 8856 भी हो गया है। क्या हो गया है? 56, कुछ बढ़ा करके भी दिया जा रहा है, देख लीजिएगा दोनों ना, ऐसे नियरेस्ट में यही रहेगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या नेपाल? तो देखिए माउंट एवरेस्ट सुनने में लगता है कि भारत में है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, भारत का मानक समय माना गया है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 81.5 डिग्री पश्चिम देशांतर या 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर। तो भारत का जो मानक समय है वो कितना माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। भारत की स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? देखिए पड़ोसी देश के नाम को याद रखने का हम ऐसा शानदार ट्रिक आपको दिए हैं ना कि भविष्य में ना भूलिएगा, इसलिए वहां पर आप चले जाइए, नोट्स लेने आ जाइए और नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए। सब पड़ोसी देश एक लाइन से कुछ पूछेगा ना तो आप बता लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 7 है। कितने हैं? 7 है। सभी का नाम उसमें नोट्स में दिया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो देखिए याद रखिएगा तबे ना, याद रखिएगा तब ना कौन पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से सबसे जो है डी आंसर अफगानिस्तान होगा। ठीक है, अगला देखिएगा शब्द, वाक्य, अक्षर, अध्याय, अनुच्छेद, इससे एक सीरीज बनाना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा बताइए? सबसे पहले अक्षर बनेगा। अक्षर किस में है? 2 में। कई अक्षर मिलकर के क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। ठीक है, कई अक्षर मिलकर के शब्द बनाएंगे, पहला आ गया। और कई शब्द मिलकर के वाक्य बनाएंगे, कई शब्द मिलकर के वाक्य बनाएंगे ना। और देखिए कई वाक्य मिलकर के अनुच्छेद बनाएंगे, कई वाक्य मिलकर के अनुच्छेद बनाएंगे, और कई अनुच्छेद जब मिलेंगे तो अध्याय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अध्याय। यानी 2, 1, 3, 4 का ऑप्शन आ रहा है। तो 2, 1, 3, 4 कौन में है? ये देखिए सी में है आपका, सी में 2, 1, 3, 4, 5, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा निदान, चिकित्सक, बीमारी, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर बीमारी होगा। सबसे पहले बीमारी होगा, तब वो कहाँ जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। सबसे पहले बीमारी होगा, बीमारी होगा तो चिकित्सक के पास जाएगा। चिकित्सक जब जाएंगे तो वहाँ पर निदान बताएंगे, निदान के बाद उसका इलाज शुरू होगा, और जब इलाज हो जाएगा तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। तो देखिए ऐसी सीरीज बनाना रहता है रीजनिंग में। तो ये देखिए किसमें आपको मिल रहा है? ए में ये वाला मिल रहा है। ठीक है, सब नोट्स बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज किए हैं वो देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान में स्थल है वो आपका यहाँ पर ए और बी दोनों है। बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल। देखिए 1001 बार आया है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5001 बार, मृतकों का टीला, काले रंग की चूड़ियाँ,
खाली डिब्बा या कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है देखिएगा मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। प्रैक्टिस सेट कोई नहीं छोड़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में 101% आने वाला केवल प्रश्न आ रहा है। तो आप सभी प्रैक्टिस से जरूर जुड़ जाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि सभी तक वीडियो यह पहुंच सके और सभी कोई जुड़ करके आकलन परीक्षा में आपके सभी मित्र यहाँ पर पेमेंट अपना वेतन बढ़ा सके, क्योंकि आकलन परीक्षा अब दूर नहीं और इस चैनल से तैयारी करने पर सफलता भी दूर नहीं है। ठीक है, तो सभी कोई आप लोग नजदीक आ जाइए और जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।